अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा डेलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट ये है, डेलिमिटेशन कमीशन ने हाल ही में 6 एडिशनल सीट जो हैं वो प्रपोज़ करी हैं जम्मू के लिए, और 1 सीट जो है कश्मीर वैली के लिए प्रपोज़ करी है। यानी जम्मू एंड कश्मीर के लिए टोटल 7 एडिशनल सीट्स प्रपोज़ करी हैं। डेलिमिटेशन कमीशन जो है सेटअप करा गया था, वैसे तो बहुत बार करा जाता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट के अंदर जो सेटअप करा गया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको दोबारा गठित करा गया है। जैसा कि आपको पता होगा 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के पास जो स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370 उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था फाइनली अगस्त 2019 में आके उसको ख़त्म कर देती है सेंट्रल की गवर्नमेंट। तो जब डेलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई तो उसने ये प्रपोज़ करा था कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं वो क्रिएट होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट होनी चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो जिसको विधानसभा बोला जाएगा प्रॉपर तरीके से, जैसा कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो सेटअप होता है वो वहाँ पर भी होना चाहिए। अगर ये प्रपोजल क्लियर हो जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में प्रेजेंटली अभी 83 सीट्स होती हैं, वो बढ़कर हो जाएंगी 90। कैसे हो जाएंगी? 6 तो देखिए जम्मू के लिए प्रपोज करी गई है और 1 कश्मीर वैली के लिए, तो 7 हो गई बढ़कर, तो 83 + 7 = 90 सीट्स जो हैं वो हो जाएंगी टोटल। 43 पहले जम्मू में थी, ठीक है, और 47 कश्मीर में थी। अब इसको बढ़ाने की बात करी गई है। इससे भी पहले जब शुरू में प्रपोजल आया था तो 37 जम्मू के पास थी और कश्मीर वैली के पास थी 46 सीट। एडिशनल 24 सीट जो हैं वो प्रपोज करी गई कि क्रिएट करी जानी चाहिए, जो कि रिजर्व होगी POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, जिसको इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे बाउंड्रीज़ का, हमारे नेशन का। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग डेलिमिटेशन की बात करें तो डेलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हम अपने पूरे देश में, पूरे भारत में, विभिन्न राज्यों में या फिर नेशनल लेवल पर जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स करते हैं, ताकि इस चीज़ को डिसाइड करा जा सके एक पर्टिकुलर राज्य से कितने MLA जो होंगे वो विधानसभा में जाएंगे और पूरे देश से कितने MPs जो हैं वो लोकसभा में जाएंगे, लोअर हाउस में जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है चाहे कंट्री लेवल पर चाहे स्टेट लेवल पर, कि उस लेजिस्लेटिव बॉडी में, अगर नेशनल लेवल पर लेजिस्लेटिव बॉडी है तो उसको लोकसभा कहेंगे, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव बॉडी है तो उसको हम लोग कहेंगे विधानसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसमें कितने मेंबर जाने चाहिए उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज डिसाइड करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डेलिमिटेशन कहते हैं। ये डेलिमिटेशन एक्सरसाइज करने के लिए हमारे देश में एक हाई पावर बॉडी का गठन करा जाता है जिसको डेलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम बाउंड्री कमीशन भी होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 82 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि हर एक सेंसस के बाद, जो कि 10 साल में एक बार होता है, अभी रिसेंट सेंसस के आंकड़े जो हम यूज़ करते हैं वो 2011 की यूज़ करते हैं। 2021 का सेंसस हमारे देश में पेंडिंग है कोविड-19 की महामारी की वजह से। तो हर एक सेंसस के बाद ऐसा बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 82, पार्लियामेंट जो है वो डेलिमिटेशन एक्ट जो है वो लेकर आएगा, उसका गठन होएगा डेलिमिटेशन कमीशन का इस एक्ट के तहत, और बार बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं स्टेट लेवल पर और लोकसभा लेवल पर वो रिवाइज करी जाएंगी। आर्टिकल 170 के अंतर्गत ये बोला गया है स्टेट्स जो होंगी वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिस पर डिवाइड होंगी। तो आर्टिकल 82 जो है वो पार्लियामेंट की बात करता है कि उधर की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं कैसे पार्लियामेंट में लाने के लिए MPs के लिए डिसाइड होगा डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। और आर्टिकल 170 जो है वो इसके रिगार्डिंग बोलता है कि स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जिसको आम भाषा हम लोग विधानसभा कहते हैं, उधर से जो भी MLAs आएंगे वो कैसे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से गठित करी जाएंगी। हमारे देश में दोस्तों देखिए डेलिमिटेशन कमीशन टोटल जो है 4 बार गठित करी गई है, 1952 में, 62 में, 1973 में और लास्ट 2002 में। इसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, और डेलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनके पास लॉ की फोर्स होती है और किसी भी कोर्ट के आगे उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता है। इसकी रिकमेंडेशन को, इसकी बातों को बाइंडिंग फोर्स होती है इसके ऊपर, और आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो 3 मेंबर्स मेन रूप से हमें डेलिमिटेशन कमीशन में देखने को मिलते हैं। एक सर्विंग और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, जो कि डेलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं। दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर ऐसे इलेक्शन कमिश्नर जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नॉमिनेट करा हो, ये दूसरे मेंबर होते हैं। और तीसरे होते हैं किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 मेंबर जो होते हैं डेलिमिटेशन कमीशन का पार्ट होते हैं। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेलिमिटेशन के बारे में जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।